गुड इवनिंग। जैसा कि आपसे हम वादा किए थे पिछली क्लास कि आप लोग के लिए डेली हम ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर के आएंगे। तो देखिए आज अभी आ गए हम, जिसमें यूनिट 4 आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पिछला दिन याद कीजिए 25 नंबर तक पढ़ा दिए थे, आज हम लोग उससे आगे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है 26 नंबर, बोल रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 पाई टी है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति हुई। समझिए, हमको जो करंट का वैल्यू दिया I वो कितना दिया है 60 sin 100 पाई टी, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, याद करो I = I0 sin ओमेगा टी हम पढ़ाए थे इक्वेशन। तो अगर इस दोनों का हम तुलना करें तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि ये जो I0 है, ये I0 का वैल्यू 60 है, ठीक है। तो पहले हमको ये वैल्यू पता हो गया, I0 = 60 एम्पियर है। और दूसरा एक और चीज़ पता चल रहा है, साइन ओमेगा टी है, यहाँ साइन 100 पाई टी है। तो यहाँ टी के जगह टी है, साइन के जगह साइन है, तो ओमेगा के जगह कितना है 100 पाई। तो ये हमको पता चल गया ओमेगा = 100 पाई। क्लियर है। ये दो जैसे ही पता चल गया, अब हम आराम से वर्ग माध्य मूल मान भी निकाल लेंगे और आवृत्ति भी निकाल लेंगे। चलो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS = होगा I0/√2। I0/√2। अभी देखिए यहाँ पर I0 जो है, I0 कितना है 60, ठीक है। तो 60/√2 क्लियर है। अगर इसको और सॉल्व करें, ऊपर √2 नीचे √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट के हो गया कितना 30। तो इसका आंसर हो गया 30√2 एम्पियर। क्लियर है। ये हो गया क्या, वर्ग माध्य मूल मान। और आवृत्ति का बात करें तो ओमेगा = होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा = होता है 2 पाई न्यू। तो न्यू मतलब आवृत्ति, तो न्यू बराबर क्या होगा ओमेगा/2 पाई। ओमेगा/2 पाई। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ कितना निकला है 100 पाई। लिखेंगे यहाँ पर 100 पाई बाय 2 पाई। तो पाई से पाई गया, ये कितना बार 50। तो इसका आंसर हुआ 50 हर्ट्ज। तो निकल गया हमारा आंसर। वर्ग माध्य मूल मान जो हुआ वो हुआ 30√2 और आवृत्ति जो हुआ वो 50 हर्ट्ज। देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका बी नंबर 30√2 एम्पियर और 50 हर्ट्ज, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो याद रखिए प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, ऊष्मीय और चुंबकीय। क्लियर है। ये तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर चला गया डी। आ रहा समझ में। नेक्स्ट बोल रहे एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। याद रखिएगा पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्यमान होता है वो होता है 0। क्लियर है। माध्य औसत मान पूरे चक्र में कितना होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है। अभी बताया पूरे चक्र में 0 होता है, लेकिन आधा चक्र का पूछ रहा है। तो आधा चक्र में याद करो हम सिखाए होंगे I average = 2I0/पाई, ये होता है। देखिए इसका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा, LR परिपथ का अगर प्रतिबाधा त्रिभुज देखें तो ये R था, इधर XL यानी बोले तो L ओमेगा था, और ये जो है यही प्रतिबाधा बताता है, ठीक। और प्रतिबाधा का मान कोई भी समझ सकता है, ये R है ये L ओमेगा है। तो पाइथागोरस से R² + ओमेगा² L², ये हो गया, ठीक है। तो देखिए √R² + ओमेगा² L², डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। तो इसका सही आंसर है केवल प्रतिरोध में। क्यों? क्योंकि धारिता और प्रेरकत्व में दोनों में कलांतर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री जब हो जाएगा तो कोई शक्ति व्यय नहीं होगा, सिर्फ शक्ति व्यय होता है किसमें, प्रतिरोध में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर कितना, फाई। तो बोल रहा है शक्ति गुणांक का मान होगा। सिंपल सा शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है cos फाई, है ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। याद रखिए अनुनाद की स्थिति पर धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है वो कितना होता है, 0, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें बोल रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है।
कौन ट्रांसफार्मर? ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से याद रखिएगा वोल्टेज क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा, यानी उच्च वोल्टता मिलेगा। और जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो यहाँ पर करंट क्या हो जाता है? थोड़ा कम हो जाता है। तो याद रखिएगा उच्च विभव और निम्न धारा, इसका आंसर क्या? ए। नेक्स्ट जाते हैं, बोल रहा है प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात। तो याद रखिए प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम। ये पिछले क्लास भी आपको बताए थे। नेक्स्ट बोल रहा तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। याद रखिएगा तप्त तार एमीटर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मापता है, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल मान, या फिर बोले तो वर्ग औसत, सिर्फ मूल औसत वर्ग मान, बात बराबर ही हुआ, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। बोल रहा आभासी धारा होती है, कौन धारा? आभासी धारा। तो आभासी धारा जनरली हम लोग वर्ग माध्य मूल मान को ही कहते हैं, IRMS को ही कहते हैं। तो इसका वैल्यू हम क्या सिखाए थे? I0/√2, यानी शिखर मान का √2, ठीक, /√2। तो शिखर धारा /√2, इसका आंसर गया सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात होता है। यानी हमसे पूछ रहा है IRMS और I0, इस दोनों का जो अनुपात है ये कितना होगा? तो यार सिंपल सा इसका वैल्यू था, याद करो, I0/√2 और इसका I0 कट गया, तो इसका आंसर गया 1/√2। देखिए ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है? बोल रहा है LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए, LCR परिपथ में, तो याद रखिएगा LCR परिपथ में महत्तम धारा कब प्रवाहित होता है? अनुनाद की स्थिति पर। और अनुनाद की स्थिति पर याद रखिएगा ओमेगा इक्वल टू होता है 1/LC, क्लियर है? ω² इक्वल टू 1/LC, बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसको बोलते हैं डायनेमो। क्या बोलते हैं? डायनेमो या जनयंत्र। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का काम है प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज बढ़ाना या घटाना। तो वही AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, क्लियर है? डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहे एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100πt से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति है, क्या है? आवृत्ति। समझिए I का वैल्यू दिया है 0.6 sin 100πt, क्लियर है? और हमसे आवृत्ति पूछ रहा है, क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले दिन भी बताए थे, ठीक है, शायद हो सकता है आज भी बताएं, हमको याद नहीं, और पिछला लेक्चर में कन्फर्म बताएं। तो आराम से इसका आवृत्ति आप निकाल सकते हैं। हिंट दे देते हैं, आपको पता होना चाहिए I0 sin ωt के हिसाब से दिए, आपको ओमेगा का वैल्यू पता चल गया, कितना? 100π। और ओमेगा का वैल्यू अगर 100π पता चल गया तो आवृत्ति कितना होगा? इसका आंसर जो भी निकलेगा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कौन होगा इसका आंसर बताइएगा ऑप्शन में, ठीक है, मतलब सॉरी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका आंसर कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट बोल रहा है LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता शर्त है, यानी आवश्यकता नहीं, आवश्यक होना चाहिए, ठीक। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त है। तो आवश्यक शर्त क्या है? याद करो, अनुनाद कब होगा? जब XL और XC बराबर होगा। तो XL का वैल्यू होता है L ओमेगा और इसका होता है 1/C ओमेगा। अगर ये होगा तो बराबर होगा। तो इसका आंसर देख लो, ये वाला A नंबर। बोल रहे एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है, क्लियर है? ध्यान से देखिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापना है। प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज जब भी मापते हैं या करंट जब भी नापते हैं तो याद रखना तप्त तार वाला यूज करते हैं। तो इसका आंसर है एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा, ठीक है, तप्त तार, क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा है अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचायी ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को घटाना। किसको घटाना? वोल्टेज। तो इसका आंसर सही जाएगा वोल्टेज, बी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं तो कौन ट्रांसफार्मर बोल रहा है बाबू? ऊंचाई। और ऊंचाई का काम क्या है? वोल्टेज बढ़ाना। और बढ़ाने के लिए याद रखिएगा प्राथमिक कुंडली से ज़्यादा होना चाहिए किसमें? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी N2 ज़्यादा होना चाहिए N1 से। तो इसका आंसर गया बी नंबर।
और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन ये यूनिट 4 का बोल रहा है क्या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच का अंतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। याद करो वाटहीन और वाटधारी धारा पढ़ाए थे, तो इसका वाटहीन क्या होता है I साइन फाई। देखिए है ऑप्शन, इसके आंसर ये सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगला दिन मिलते हैं यूनिट 5 यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के अगला दिन मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।